What is up bros, this is Jay back with another video और भाइयों ध्रुव राठी has talked about अतुल सुभाष का केस and the video is called reality of men's issues। तो वैसे तो मैं अतुल सुभाष वाले केस को नहीं छूने वाला था क्योंकि दुनिया बहुत टॉक्सिक हो गई है उसके अराउंड। एक साइड एक्सट्रीम हो गई है बिल्कुल ही, जो ये कह रही है कि औरतें सारी ख़राब हैं, और फिर आती है दूसरी एक्सट्रीम साइड निकल के जिनको ऑब्वियसली अपने आप को डिफेंड करना है। तो अब वो कह रही हैं कि भाई आदमी सारे ख़राब हैं। कॉन्वर्सेशन इस बात से हटके कि भाई सिस्टम कितना ख़राब है, एक दूसरे पे कीचड़ उछालने पे आ चुका है इस टाइम पे। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को नहीं छेड़ना चाह रहा था, बट द वीडियो इज़ कॉल्ड रियलिटी ऑफ मेंस इश्यूज़। तो मेरे ख्याल से उस पर ज़्यादा लाइट होने वाली है। दिस इज़ वाई आई एम रिएक्टिंग टू दिस। एंड हाँ भाई, मैं शॉल ओढ़ के बैठा हूँ क्योंकि यहाँ पे हो रही है बहुत भयानक ठंड नॉर्थ साइड पे, और मेरे पैर जम रहे हैं बैठे बैठे। इट काइंड ऑफ कीप्स मी कोजी। बेरोजगार होना तो एक आदमी के लिए पाप जैसा है। कोई लड़की डेट नहीं करेगी, कोई शादी का रिश्ता नहीं आएगा। जॉब इंटरव्यू में आपसे कहा जाता है कि अरे आप तो लड़के हो, आप एक पोटेंशियल चाइल्ड अब्यूजर हो सकते हो, इसलिए आपको ये नौकरी ही नहीं मिलेगी, आपको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। शादी के लिए सिर्फ एक एम्प्लॉयड आदमी काफी नहीं है, बल्कि एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो ज्यादा कमाता हो। शादी ही मत करो, औरतों के साथ रिलेशनशिप में होना ही बकवास है। सिंगल ही खुश रहो, मैं तो बड़ा चिल गाय हूँ। चाइल्ड कस्टडी मिलना तो बहुत दूर की बात है। कई सारे मर्दों को अपने बच्चों से मिलने तक नहीं दिया जाता कई सालों तक। नमस्कार दोस्तों, अतुल सुभाष का शो। मुझे ना डर लग रहा है कि पता नहीं क्यों शायद मैं बहुत सारे मुद्दों पे ना डिसएग्री ना कर जाऊं इस वीडियो में, क्योंकि आई डोंट नो मैन। केस जैसे ही पब्लिक के सामने आया, सोशल मीडिया पर काफी हल्ला मचा। शायद से पहली बार देश में मेंस इश्यूज का जो मुद्दा है वो मेन स्ट्रीम डिस्कशन में सामने आया। लोगों ने बात उठाई कि कैसे देश में खराब लीगल सिस्टम, खराब जुडिशियल सिस्टम और एक करप्ट सरकारी सिस्टम के चलते मर्दों को प्रताड़ित किया जाता है। अतुल सुभाष मर्द लोगों को जल्दी इंसाफ ही नहीं मिलता है किसी चीज के लिए। हर परेशानी की जड़ है। ब्रो, इस क्लिप से मुझे याद आया, एक लड़का था दिल्ली का, सरदार लड़का, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उसने टेड टॉक्स में भी अपनी स्टोरी बताई थी कि उसको एक रैंडम लड़की ने उसके साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी किसी मिसअंडरस्टैंडिंग पे, और उसने उसकी फ़ोटो खींच के फेसबुक पे डाल दिया, ये कह के कि ये मुझे पब्लिकली हरास कर रहा था, और इसने कहा कि जो कर सकती हो कर लियो। बस एक फेसबुक स्टेटमेंट की वजह से उस लड़के पे केस वेस लग गया, सब हो गया। उसके बाद उसके लाइफ के 5 साल ख़राब हुए, जहाँ उसके डैड की डेथ हो गई, उसको कहीं नौकरी नहीं मिली, उसके रिश्तेदार कॉल कर करके उसके पेरेंट्स के साथ बदतमीजी कर रहे थे, ऑब्वियसली क्योंकि इस लड़के का नाम इस लेवल पे ख़राब हो गया था कि न्यूज़ चैनल वाले भी बदतमीजी कर रहे थे इस लड़के के साथ, इसको पब्लिक प्लेसेस में पकड़ के। मीनवाइल वो लड़की कहीं फॉरेन में मौज काट रही थी, अपना स्टडीज़ में लगी हुई थी, एंड उस बीच में 12 कोर्ट हियरिंग्स हुए जिसमें एक में भी वो लड़की नहीं पहुंची। इवन जब उसको ऐसा नोटिस दिया गया कि आप अरेस्ट हो जाओगे, अगली बार आप नहीं पहुंचे तो आपको फिर उठाया जाएगा जहां पे भी आप हो, तो वो पहुंची और उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि एक विटनेस सामने आ गए जिन्होंने कंफर्म किया कि ये जो लड़की बात कह रही है वो कभी हुई ही नहीं थी वहां पे। इवन देन उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि जब कोई लॉज को मिसयूज करता है तो वो मिसयूज को पकड़ने के बाद भी उस चीज का कॉन्सिक्वेंस क्यों नहीं एस्टैब्लिश किया जाता? इतना लीनियंसी क्यों है भाई? क्यों? क्योंकि वो एक औरत है। डेफिनेटली देयर शुड बी लॉज प्रोटेक्टिंग मेन एंड वुमेन इक्वली, और अगर औरतों के साथ ज़्यादा अत्याचार हुआ है हमारे देश में तो ऑब्वियसली औरतों के लिए ज़्यादा लॉज होने वाले हैं। दैट्स नेचुरल, आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट दैट। बट अगर आपको पता चल रहा है इतने सालों से कि ये चीज़ मिसयूज हो रही है, तो वाई नॉट सेट एन एग्जाम्पल कि आप ऐसा कॉन्सिक्वेंस एस्टैब्लिश कर दो कि फ्यूचर में कोई ये काम करने से डरे। अभी रिसेंट मुझे एक केस के बारे में पता चला जो सर्फेस अप हुआ है, पता नहीं वो एलिमनी का केस था या पता नहीं क्या डोमेस्टिक अब्यूज़ का केस लगा दिया था वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर। उस बंदे के 5 साल 6 साल गए अपना इनोसेंस प्रूव करने में, और जब वो इनोसेंट प्रूव हो भी गया तो फाइन लगाया गया उस औरत पे 500 रुपये का। किसी के जीवन के 5 से 6 साल की कीमत यहाँ 500 रुपये भाई, मजाक बना रखा है इन लोगों ने। आईपीसी की धारा 498A। लेकिन ये केस कोई इकलौता केस नहीं है। असलियत में ये मुद्दा कहीं ज्यादा और गहरा है, और इस पर सीरियस मेन स्ट्रीम डिस्कशन बहुत कम है। ज्यादातर डिस्कोर्स इस मुद्दे पर पति पत्नी के संबंधों पर बेस्ड होता है। सेक्शन 498A की काफी बात होती है, डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर जो सेक्शन है। इस सेक्शन को डिवोर्स केसेस में कई बारी एक हथकंडे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हालत इतनी खराब है कि 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट तक ने 498A के मिसयूज को लेकर कंसर्न जाहिर किया था। कोर्ट ने कहा कि इस सेक्शन को लाया गया था ताकि औरत पर हो रहा अत्याचार प्रिवेंट किया जा सके जो हस्बैंड की तरफ से किया जाता है। लेकिन अब एक इंक्रीजिंग टेंडेंसी देखने को मिल रही है जहां पर वाइफ्स इसका इस्तेमाल कर रही हैं हस्बैंड्स और हस्बैंड के रिलेटिव्स के खिलाफ पर्सनल स्कोर सेटल करने में। इसे लेकर लोग पत्नी पीड़ित पुरुष संघ बनाते देखे गए।
धरने करते देखे गए, जिसमें ये लोग पीपल की पूजा करके मांग कर रहे हैं कि 7 जन्मों का साथ निभाने वाली पत्नी की प्रार्थना किसी भी हाल में न सुनी जाए। और ये सब अतुल सुभाष के केस से पहले की बातें हैं। इसके अलावा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशंस की बात होती है कि कैसे बेचारा लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के टेंट्रम से परेशान है। लड़की अचानक चुप हो जाती है, बताती नहीं कि क्या बात है और आप गेस करते रहते हो, या फिर बॉयफ्रेंड्स पर मोमेंट्स बना। ब्रो आई थिंक जो मेरी एज के या मुझसे बड़े जितने भी लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस कर ली होगी, पर जो कम एज के हैं उनको मैं बता दूं, भाई ऐसी लड़कियों से दूर भाग जाओ। तुम्हें स्टार्टिंग में लग सकता है ये कितनी क्यूट चीज़ है, वो नाराज़ होकर दिखा रही है और मैं उसको मना रहा हूँ, क्या मैं प्यारा घर घर चल रहा है, हम खेल रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। तुम ये रियलाइज़ नहीं कर रहे कि उस क्यूट शक्ल के पीछे जेन्युइन टॉक्सिसिटी छुपी हुई है। वो एक इमोशनली मैच्योर ह्यूमन बीइंग नहीं है जिसको अपने थॉट्स को वर्बली कम्युनिकेट करना आता हो। वो तुमसे वो चीज़ एक्सपेक्ट कर रही है जो तुम कभी भी पूरी नहीं कर सकते। दैट इज़ रीडिंग हर माइंड, कि तुम्हें पहले से ही पता हो क्या हो गया। तुमने 3 दिन पहले यहाँ मुझे ऐसे गुड नाइट मैसेज नहीं किया था, तो अब वो 3 दिन से मुंह फुला के बैठी हो और तुम स्ट्रेस आउट हो रहे हो कि पता नहीं क्या हो गया यार, ये नाराज़ क्यों बैठी है। ऐसी लड़कियों को छोड़ के भाग जाओ भाई। आई नो इट साउंड्स लाइक कि भाई आपने कैसी बात कर दी, बिना कॉन्वर्सेशन के बातें सॉल्व कैसे हो सकती थी। इन लोग के साथ कॉन्वर्सेशन पॉसिबल नहीं है। वंस अगेन, इमोशनली मैच्योर इंसान के साथ कॉन्वर्सेशन पॉसिबल है क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ कम्युनिकेट करेगा। पर एक इंसान जो अपनी प्रॉब्लम ही कम्युनिकेट नहीं कर रहा, उसके साथ तुम कैसे बात करोगे? दीवार में टक्कर मारने वाली बात हो जाएगी। देयर विल बी अ डे जब तुम काम से या किसी अपने मान लो कॉलेज वॉलेज का, लेट्स से यूर वेरी यंग, तुम कॉलेज वॉलेज से स्ट्रेस आउट होके आए, तुम्हारी किसी दोस्त से लड़ाई हो गई, किसी प्रोफेसर ने आपके साथ बदतमीजी कर दी, कुछ भी हो गया, एंड देन यू डिसाइड कि चल मैं अपनी बंदी से बात करता हूँ यार, शायद इससे बात करके मुझे अच्छा लगेगा, लाइक यू नो शी इज़ द ब्राइटनेस ऑफ माई डे, शी इज़ द गुड पार्ट ऑफ माई डे, शी विल बी द गुड पार्ट ऑफ माई डे काइंड ऑफ वाली चीज़। और तुम कॉल करते हो और वो मुंह फुला के बैठी हुई है, मुंह फुला के बैठी हुई है ऐसी बात पे जिसकी ना तो कोई तुक बन रही है और जो ना तुम्हें पता चलने वाली अगले 3 दिन तक, क्योंकि वो ड्रामा फैलाएगी कुछ दिन अभी, एंड तुम्हें गेस गेम खेलना पड़ेगा। उस दिन ना तुम्हारा दिमाग ख़राब होगा और वहाँ से रिलेशनशिप्स ना डाउनहिल जाना शुरू हो जाते हैं। तो इससे पहले ये सब हो और तुम एक एक टॉक्सिक वाले पॉइंट पे पहुँच के वो रिलेशनशिप अपने आप ख़त्म हो, बेटर ये है कि तुम उनको बता दो कि यार तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस पे मैं नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ एंड ये नहीं चलने वाला है, तो इसीलिए मैं निकल रहा हूँ। एंड जस्ट वॉक अवे, यू विल फाइंड अ बेटर पर्सन फॉर योर सेल्फ। इंटरनलाइज करो उस चीज़ को, थोड़े टाइम इंट्रोस्पेक्ट करो, देखो तुम कहाँ पे गलत थे, तुम्हें कहाँ इमोशनली मैच्योर होने की ज़रूरत है, एंड देन ट्राई गोइंग बैक इनटू द डेटिंग वर्ल्ड। ठीक है, मंकी ब्रांच भी मत करना, ये नहीं कि जंप मारना शुरू कर दो एक लड़की से दूसरी पे, वो भी गलत है। आने का जो प्रेशर होता है, इसकी कॉमेडियंस अक्सर बात करते हैं। जैसे हम एक बार साथ में बैठे हुए थे एंड शी इज लाइक, ओए कोई मोमेंट बना। मैंने कहा कि अभी तो गाड़ी चला रहा हूँ, इस टाइम कहाँ से मोमेंट बनाऊँ? ये तेरी प्रॉब्लम है कि तू गाड़ी चलाते टाइम कुछ बोल ही नहीं रहा। अब क्योंकि तू कुछ बोल नहीं रहा, ये ड्राइव मुझे बाद में याद ही नहीं रहेगी, तो मैंने खंबे में गाड़ी ठोक दी। मैन वुमेन रिलेशंस के अलावा भाई एक तो सीरियस वीडियो में ये क्या यूज़ कर दिया भाई। और दूसरी बात ये, वंस अगेन, ये इमोशनल इमेच्योरिटी है। जो 2 हैप्पी लोग, इमोशनली मैच्योर लोग जब एक साथ जुड़ते हैं ना, तो वो एक दूसरे की प्रेजेंस में ही खुश रहते हैं। शायद कोई सिचुएशन ऐसा हो सकता है जहाँ आप बैठ के अपनी बुक पढ़ रही है, तुम अपना फ़ोन में वीडियो गेम्स खेल रहे हो या कुछ भी देख रहे हो, बट यू नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, बट यू स्टिल हैप्पी क्योंकि तुम एक दूसरे के साथ एक ही जगह में प्रेजेंट हो, एंड दैट्स इनफ फॉर द 2 ऑफ यू। दैट्स अ मोमेंट इनफ। तुम समझ रहे हो? टू फील सिक्योर एक दूसरे की प्रेजेंस में इज अ मोमेंट इनफ फॉर मैच्योर कपल्स। मोमेंट्स क्रिएट नहीं किए जा सकते, वो रैंडम चीजें होती हैं जो एक साथ होती हैं बिकॉज तुम एक दूसरे के साथ इस लेवल पे कंफर्टेबल हो। कुछ एक वीडियो में ये डिलेमा भी एक्सप्रेस किया जाता है कि कैसे आदमी सॉफ्ट हो तो कोई धिक्कारता है कि ये मर्द नहीं है, और अगर कठोर हो तो उसे पत्थर दिल कहा जाता है। अनिल कपूर का एक ये वीडियो टोटल धमाल फिल्म से काफी वायरल हुआ था इंस्टाग्राम पर। 2 मिलियन से ज्यादा लाइक्स हैं इस वीडियो के। ये मर्द होते ही ऐसे। अपनी मम्मी के सामने वाइफ से प्यार से बात करो तो चोरू का गुलाम, वाइफ के सामने मम्मी से प्यार से बात करो तो माँ के पल्लू से बंधा हुआ, अपने ही बच्चों को मारो तो निर्दयी,
और कुछ ना कहो तो लापरवाह, पूरा दिन घर के बाहर रहो तो आवारा, घर के अंदर बैठो तो नाकारा। एक्चुअली यहाँ जो पैराडॉक्स है वो इसलिए है क्योंकि समाज में पेट्रियार्कल सोच और प्रोग्रेसिव सोच दोनों साथ में कोएग्जिस्ट करती हैं। अगर आदमी अपनी वाइफ को नौकरी करने से मना कर देता है तो प्रोग्रेसिव सोच वाले इंसान इसे गलत कहते हैं कि वाइफ को क्यों रोका। लेकिन अगर वाइफ फैमिली इनकम में कंट्रीब्यूट करे और पति से ज्यादा कमाने लगे तो पेट्रियार्कल सोच वाले लोग टॉन्ट करते हुए कहते हैं कि ये कैसा मर्द है। ऐसे में एक सेकेंड, बेसिकली एक तो यहाँ ऐसे इंसान की बात हो रही है जो कि एक्सट्रीम्स में हवर कर रहा है, ठीक है, उसको सही मेथड पता ही नहीं इन चीज़ों के साथ डील करने का, और वो हर चीज़ को लॉजिकली टैकल करने की कोशिश कर रहा है। इन लाइफ ये बात समझ लो, औरतें जो हैं और उनकी बातें जो हैं उनको यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दो। अब तुम्हें मिसोजिनी लगेगी ये बात सुनने में, बट जब वो गुस्सा होती है ना, वो लॉजिकली बात नहीं कर रही होती, दे गिविंग यू इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स, एंड इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स डू नॉट डिजर्व और नीड योर अटेंशन। सुनो पेशेंटली, सुन के निकल जाओ। बाद में जब वो सही मूड में होगी ना, वो खुद आगे तुम्हें बोल देगी कि हाँ मैंने बेकार बात की। यू डोंट इवन हैव टू डू एनीथिंग। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, विमेन डू दिस ऑल द टाइम। तो तुम्हें भसड़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है भाई। और मुझे समझ यहाँ ये नहीं आ रहा कि ये वाली जो पर्टिकुलर चीज़ है, इमोशनल इमेच्योरिटी या फिर इमोशनल आउटबर्स्ट तुम कह सकते हो औरतों के एंड पे, ये पेट्रियार्की और प्रोग्रेसिव सोच के साइड्स कैसे बनते हैं ये मुझे अब तक नहीं समझ आया है। मे बी ही विल एक्सप्लेन इट आगे। आप पेट्रियार्कल सोच के लोग और प्रोग्रेसिव साइड के लोग दोनों साइड्स को तो खुश कर नहीं सकते, इसलिए बेहतर ऑप्शन शायद यही है कि अपनी सोच को प्रोग्रेसिव रखें। लेकिन पॉइंट अच्छा, तो बेसिकली मे बी ही इज सेइंग कि शायद जो मदर इन लॉ हैं लड़की की, वो पेट्रियार्कल सोच रखती हैं, वेराज लड़की जो है वो प्रोग्रेसिव सोच रखती है। पर ये कैसी प्रोग्रेसिव सोच रखने वाली लड़की है जो ये कह रही है कि तू माँ के पल्लू से बंधा हुआ है? ये प्रोग्रेसिव नहीं है, ये गंवारू सोच है। ये ना दुनिया का प्रॉब्लम है, लोग ना वर्ड्स बड़े बड़े सीख लेते हैं और खुद को ना बड़ा ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि भाई हमें पता नहीं क्या पता है, हम बड़े एजुकेटेड स्मार्ट लोग हैं, हम बड़े प्रोग्रेसिव सोच के हैं। बट उनसे पिछड़ी सोच के लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। फैक्ट ये है, उनमें बस एक ईगो डेवलप हो जाता है 4 डिग्रियां लेके और वो कागज इकट्ठे करके, दैट्स इट। लाइफ को कोई एक्सपीरियंस नहीं होता उनमें। पर ये बताना चाह रहा हूं कि मेंस इश्यूज पर जो डिस्कशन हुआ है सोशल मीडिया पर, ज्यादातर लोग जो इसकी बात कर रहे हैं वो एक सुपरफिशियल लेवल पर ही कर रहे हैं। अक्सर इस डिस्कशन का मिसोजिनी की जोन में चले जाना बड़ी आम बात है। बहुत से लोग आपको कहते हुए मिल जाएंगे कि अरे लड़कियां तो सारी ऐसी ही होती हैं, सारी औरतें ऐसी होती हैं, गर्लफ्रेंड होना तो मुसीबत है, अरे शादी तो बर्बादी है, इन सब से दूर रहो। और दूसरी तरफ इसका उल्टा एक्सट्रीम भी देखने को मिलता है, जहां पर कुछ औरतें कहने लग जाती हैं कि सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, ऑल मेन आर द सेम, सभी मर्दों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और Yes, all men, all, oh what the hell, all rapist, all someone's father's or brother or son, that doesn't mean they're not rapist. All men. So you mean men in your family too? चुप कर जा, I swear to God मैंने तेरा मुंह तोड़ देना है। अबे क्या भाई पता है क्या है, ट्विटर एक्स पे सबसे ज़्यादा ना फ्रस्ट्रेटेड लोग बैठे होते हैं। तो इसके बारे में तो एक तो मुझे बात करना वैसे ही पसंद नहीं है, और दूसरा वही एक्सट्रीम्स में हवर करने वाली बात हो गई। ये लड़की इस टाइम पे एक इमोशनल आर्ग्यूमेंट दे रही है, तो उसको ये कहना कि भाई आपकी फैमिली में, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। वो और चिढ़ जाएगी, वो और सामने से आग बबूला होकर कूदेगी आर्ग्यूमेंट में। देयर इज नो पॉइंट, छोड़ दो भाई लोगों को उनके हाल पे, क्योंकि दिस comes from personal experience। शायद उसका कोई पर्सनल लाइफ का ट्रॉमा है, यू डोंट नो हाउ पीपल आर लिविंग देयर लाइफ्स। इसीलिए इंटरनेट पे ना रैंडम लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स में घुसना इज अ स्टूपिड थिंग। इट्स जस्ट अ ट्रॉमा जो ऊपर आ रहा है इस केस के बारे में सुन के, बिकॉज शी हैज नॉट वर्कड ऑन इट herself। मत पड़ो यार इन कॉन्वर्सेशंस में, देयर इज नो एंड टू इट। ये दलदल है, पैर रखोगे ना धंसते चले जाओगे। और इन सब के बीच में जो मेंस इश्यूज पर सीरियस बातचीत होती है वो पीछे छूट जाती है। इसलिए आज के वीडियो में आइए दोस्तों करते हैं इस मुद्दे पर एक गहरी चर्चा कि मेल्स भी अक्सर पेट्रियार्की के विक्टिम रहे हैं। मैंने बात करी थी कमला भसीन की टेडेक्स टॉक पेट्रियार्की डीह्यूमनाइजेस मेन के बारे में, कि कैसे पेट्रियार्की की वजह से मर्दों का इमोशनल कैस्ट्रेशन हो गया है और यूनिडायमेंशनल बना दिया पेट्रियार्की ने आपको। पैसा कमाने के अलावा बाय गॉड आपको कुछ नहीं आता, ना सिलाई, ना कढ़ाई, ना बुनाई, ना पापड़ बनाना, ना खाना बनाना, ना बच्चे पालना। एक चीज आती है, पैसा कमाने की मशीन बन जाना। तो जिस तरीके से देखो ऑन सरफेस ये आर्गुमेंट तुम्हें बहुत स्टूपिड लग सकता है, बट रियलिटी ये है कि ये ना औरतों के काम नहीं है जो सोसाइटी में बोले जाते हैं कि भाई कुकिंग तो औरतों का काम है, भाई सिलाई बुनाई आदमी थोड़ी करेगा ये सब। ये आदमियों के भी काम है। ये एक लाइफ स्किल है जो लर्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां लड़कों के मदर्स की टाइम से पहले डेथ हो जाती है, फादर को और लड़के को अब कुछ करना नहीं आता, तो अब वो परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे में अब वो सोचते हैं काश हमने वक्त रहते सीख लिया होता। कुछ लोगों के वाइफ्स की डेथ हो जाती है, राइट, तो उनको बच्चों को अब अकेले पालना है और उनको अब ये समझ नहीं आ रहा कि मैं पालूँ कैसे। तो अपने ही अगर तुम फ्यूचर के लिए प्लान करके चलो तो सही तरीका तो यही है कि तुम इन स्किल्स को जितना जल्दी हो सके सीख लो। ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फ्लेक्स है कि भाई मैं एक इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट इंसान हूँ, आई कैन सर्वाइव एंड लिव ऑन माई ओन, बट एट द सेम टाइम मुझे एक पार्टनर की नीड फील होती है, तो आई लेट हर डू दीज थिंग्स फॉर मी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। एंड ये दोनों साइड से होना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन समवन इज नॉट रॉन्ग, बट एट द सेम टाइम तुम एज एन इंडिविजुअल एक इंडिपेंडेंट इंसान होने चाहिए हो, इफ इट रिक्वायर्स यू टू बी। वुमेन्स इश्यूज की बात करना मेल्स के खिलाफ नहीं है, उसी तरीके से मेंस इश्यूज की बात करना औरतों के खिलाफ नहीं होता। कुछ मेंस इश्यूज तो ऐसे हैं जिन पर बात अभी तक शुरू भी नहीं हुई है, जैसे कि पैटर्निटी फ्रॉड। किसी आदमी की वाइफ उसे धोखा दे दे और वो अपने बच्चे का बायोलॉजिकल फादर ना हो, जबकि उसे लगता है कि वो है। इसको लेकर सोसाइटियल एटीट्यूड्स में भी प्रॉब्लम है। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाला जो समाज है वो इस आदमी का मजाक उड़ाता है ये कहते हुए कि ये तो अपनी पत्नी को काबू में भी नहीं रख पाए। सेकेंडली, इसको लेकर जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस आती है। बाय द वे, ये एग्जैजरेशन नहीं है, ये आज भी कई स्टेट्स में बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये जो ऐसी बात बोलते हैं ना कि औरत को काबू में नहीं रख पाया, इसका साफ मतलब ये होता है कि भाई तूने डंडा नहीं चलाया औरत पे, तूने मारपीट नहीं की, इसका साफ मतलब ये होता है। तो हाँ, ये हो रहा है भाई, दिस इज नॉट एग्जैजरेशन। वो आदमी को फेवर नहीं करती। चाइल्ड कस्टडी का भी इससे रिलेटेड मामला है। अगर आदमी और औरत का डिवोर्स हो जाता है तो बच्चे की कस्टडी किसे मिलेगी? इस आर्टिकल को देखिए। ठाणे फैमिली कोर्ट में एक आरटीआई से पता चला कि उस साल जो 83 चाइल्ड कस्टडी के मामले थे, उनमें से केवल 2 केस में पिता को बच्चे की कस्टडी मिली थी। दैट्स सैड, दैट्स जेन्युइनली सैड, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस के बारे में रीड किया है जहाँ पे आदमी अपने बच्चों से मिल नहीं पा रहे भाई। एंड इट्स जस्ट सैड कि एक अ मैन वॉन्ट्स टू बी देयर फॉर हिज चाइल्ड, बट क्योंकि एक औरत इस तरीके से मिसयूज़ कर सकती है लॉज को, तो वो हर तरीके से अपने फेवर में वो काम कर रही है। वो बॉयफ्रेंड के साथ भाग जा रही है, जब मन कर रहा है वापस आ जा रही है। बच्चा भी भाई उसने अपने पास रखा हुआ है, एंड द किड इज बेसिकली ऑल्सो सर्वाइविंग थ्रू दैट ट्रॉमा। उसके साथ भी गलत हो रहा है। मेल प्रेजेंस बहुत ज़रूरी होता है एक बच्चे के बैलेंस्ड एटीट्यूड के लिए, नहीं तो वो भी फ्यूचर में वही सेम साइकिल रिपीट होगा और वो एक्सट्रीम्स में हवर करेगा। इट्स जस्ट सैड मैन। फिर है मुद्दा मेंस रेप का। जो औरतें रेप विक्टिम्स होती हैं उनके खिलाफ समाज में बहुत सारा स्टिग्मा होता है। उनकी इज्जत चली गई, लोग कहते हैं उनकी पवित्रता चली गई। लेकिन अगर किसी आदमी का एक दूसरे आदमी द्वारा रेप किया जाता है तो इसमें एक अलग तरह का स्टिग्मा देखने को मिलता है। कहा जाता है कि इसकी मर्दानगी चली गई। वॉर में मेंस रेप एक डार्क सीक्रेट जैसा है, बस कहीं कहीं से ऐसी कुछ बातें सुनने को मिलती हैं। जेल में आदमियों के साथ फेलो क्रिमिनल्स द्वारा रेप होता है। स्टैंड अप कॉमेडीज से लेकर कैजुअल कॉन्वर्सेशंस में मेल रेप को ट्रिवियलाइज किया जाता है। ये एक जनरल लिंगो भी बन गई है, लोग अक्सर इसे गाली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ऐसी हालातों में सोचकर देखिए किसी मेल रेप सर्वाइवर के लिए रिकवरी मेजर्स तो क्या ही होंगे। पता है, ये बहुत एक सीरियस इशू है मेरे ख्याल से। भाईचारा, ब्रदरहुड, जिसकी ये सो कॉल्ड इंटरनेट के सिग्मा मेल बात करते हैं, अगर उससे हम चलें तो एक भाई को भाई की हेल्प करनी चाहिए, ना कि उसकी खिल्ली उड़ानी चाहिए, उसका मजाक उड़ाना चाहिए। तो ये बहुत ही सैड बात है कि मोस्टली लोग इतने टॉक्सिक हैं कि वो एक दूसरे से ये बातें शेयर नहीं कर पाते। और उससे भी ज़्यादा सैड बात पता है क्या है? तुम ऐसे लोगों के साथ दोस्तियां मेंटेन कर रहे हो जो दोस्त बनाने लायक नहीं है, भाईचारे के नाम पे। भाई अगर तुम्हारे दोस्त ऐसे हैं ना जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स पे हंस रहे हैं, तुम्हारा मजाक बना रहे हैं, एक होता है कि एक सीरियस कॉन्वर्सेशन चली, उन्होंने जेन्युइनली तुम्हारी बात सुनी और तुम्हारा मूड लाइटन अप करने के लिए हेयर एंड देयर वो जोक मारते हैं। इट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ मैन थिंग, ठीक है, वो होता है हमारे बीच में। बट अगर वो स्ट्रेट अप मजाक बना रहे हैं एंड दे नॉट लाफिंग विद यू, दे आर लाफिंग ऑन यू, तो भाई वो दोस्त नहीं है, वो हरामी तुम्हें हमेशा से ही गिरते देखना चाह रहे थे जीवन में। उनसे दूर हटो, फाइंड योर सेल्फ न्यू पीपल। अपने आप को नेगेटिव लोगों से सराउंड करोगे ना तो नेगेटिव ही होता चला जाएगा तुम्हारा दिमाग। छीन ली जाती है सॉफ्टनेस, जैसे कि सॉफ्ट टॉयज, गुड़िया, परियों की कहानी। उसकी जिंदगी के कलर बॉक्स से कुछ कलर्स को परमानेंटली हटा दिया जाता है, जैसे कि पिंक और मैजेंटा के कलर्स। ज्योमेट्री बॉक्स हो, कपड़े हो, कमरों की दीवारों पर पेंट हो, बस पिंक कलर का नहीं होना चाहिए।
क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये लड़कियों का कलर है। लड़कियां सॉफ्ट होती हैं और लड़कों को सॉफ्टनेस से दूर रखना चाहिए। कहा जाता है बॉयज मस्ट बी टफ। लड़कों की कंडीशनिंग ऐसी होती है कि उन्हें वायलेंट फिल्में पसंद हो, एक्शन फिल्में, गैंगस्टर फिल्में, बॉक्सिंग फिल्में, WWE देखना पसंद हो। जबकि लड़कियों के लिए कहा जाता है कि उन्हें लवी डवी रोमांटिक फिल्में पसंद होनी चाहिए, उन्हें इमोशनल टीवी सीरियल देखना पसंद होना चाहिए। अब सोचो यार ऐसा नहीं है, मेरा ये मानना है, और मेरा मानना क्या है, ये फैक्ट है। बट अगर तुम स्पिरिचुअलिटी के बारे में कभी पढ़ोगे नहीं ना, अपने रिलीजन को ठीक से नहीं जानोगे, उन बुक्स को नहीं पढ़ोगे, तो ये बात तुम समझ नहीं पाओगे। हर बॉडी में, चाहे वो मेल बॉडी हो चाहे वो फीमेल बॉडी हो, हर बॉडी में मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज होते हैं। अगर तुम्हारा मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है तो तुम ऐसी एक्टिविटीज़ भाग दौड़ करने वाली और ये सब ज़्यादा करना चाहोगे। और अगर तुम में फेमिनिन, लेट्स से फेमिनिन एनर्जी एक मेल में ज़्यादा है, तो उसका क्रिएटिव एनर्जी हाई होने वाला है। उसमें तुम्हें मल्टीपल टैलेंट्स देखने को मिल सकते हैं। वो आर्टिस्टिक हो सकता है नेचर से। ऐसा नहीं है कि वो आदमी नहीं है, वो जिम नहीं कर सकता या उसको भागना दौड़ना पसंद नहीं है, बट वो नेचर से ज़्यादा शांत इंसान है। ठीक है, उसको वो चीज़ें ज़्यादा खुश करती हैं, आर्ट बनाना, म्यूज़िक बनाना। ज़्यादातर म्यूजिशियंस तुमने देखा होगा नेचर से बहुत सॉफ्ट लोग होते हैं। दिस इज़ द रीज़न। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो स्ट्रेट नहीं होंगे। और यही बात मेरे ख्याल से पुराने ज़माने के लोग नहीं समझ पाते थे, इसलिए जनरलाइजेशंस और स्टेरियोटाइप्स के चलते वो ये कहते थे कि लड़कों को पिंक नहीं पहनना चाहिए, और लड़के बचपन में एक दूसरे का उस चीज़ के लिए मजाक बनाते रहते हैं। एंड सेम गोज़ फॉर विमेन भाई। वो कुछ लड़कियां होती हैं एक्सेप्शनल जिनमें मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होता है। वो कभी भी ऐसे बंदे के साथ निभा ही नहीं सकती हैं जो बेसिकली मैस्कुलिन उतना ही डोमिनेटिंग हो उसके बराबर। तो दोनों को इस चीज़ में ऑपोजिट चाहिए। तो इस चीज़ को लॉजिक से नहीं समझा जा सकता। यू हैव टू डाइव डीप इनटू साइकोलॉजी एंड देन स्पिरिचुअलिटी। ये बात तुम्हें कितनी भी स्टूपिड लगे, पर अगर तुम्हें अपना जीवन सरल करना है ना, इस बात को एज ए फैक्ट बस समझ लो और इस पे काम करना शुरू कर दो। क्योंकि भाई तुम खुद को नहीं जानोगे, सामने वाले को नहीं जानोगे, यू आर नेवर गोइंग टू फाइंड द राइट मैच फॉर योरसेल्फ। कहने को लड़के यारों के यार होते हैं, पक्के दोस्त होते हैं, लेकिन लड़के आपस में कोई दुख साझा करने से बचते हैं। रोने नहीं दिया जाता आपको। आपकी माँ गुजर गई, लड़कों को रोने नहीं दिया जाता। इमोशनल कैस्ट्रेशन। 2020 में यूके में स्टडी करी गई थी 260 पार्टिसिपेंट्स पर। इसमें पाया गया कि औरतों की फ्रेंडशिप्स में इंटीमेसी एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक थी, जबकि आदमियों की दोस्ती में सोशल एक्टिविटीज में एंगेज होना एक मेजर फीचर था। इसी पता क्या होता है, मुझे लगता है कि ये आर्गुमेंट इतना वन डायमेंशनल नहीं है कि आप ऐसे कह दो कि आदमी को रोने नहीं दिया जाता। बहुत सारी चीज़ें एडअप हो जाती हैं। आदमी कंप्लेनिंग नेचर का और रोने वाला सारा टाइम वल्नरेबल नेचर का नहीं हो सकता। इमेजिन अ मैन कमिंग फ्रॉम ऑफिस एवरी डे कंप्लेनिंग अबाउट हिज वर्क टू हिज वाइफ। तुम्हें क्या लगता है वो वाइफ के लिए वो टर्न ऑफ नहीं होगा? वो बहुत अट्रैक्टेड रहेगी उस इंसान में। बाय नेचर हमें प्रोवाइड और प्रोटेक्ट करने का काम दे रखा है। मेरे ख्याल से ये बायोलॉजिकल कंडीशनिंग है हमारी। ये बाय नेचर हमारी कंडीशनिंग ऐसी है, किसी और ने हमें बताया नहीं है करने के लिए, कि हम अपने लव्ड वंस को वो इमोशनल ट्रॉमा से, किसी भी फिजिकल या इमोशनल ट्रॉमा से बचाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि ये हम तक ही रह जाए, ये घर के बाहर ही रह जाए, कभी भी घर के लोगों को ना पता चले क्या हो रहा है। एंड एज यूल ग्रो अपना, मेरे ख्याल से हर लड़का ये चीज़ रियलाइज़ करेगा। वो शायद कभी कभी काम से वापस आएगा और 15-20 मिनट अपनी गाड़ी में बैठा रहेगा, क्योंकि ही हैज़ टू लाइक पुट ऑन दैट हैप्पी फेस। उसको थोड़ा सा अलोन टाइम चाहिए। ये होता है। तो इट्स नॉट एज सिंपल, बट हाँ मैं ये मानता हूँ कि लड़कों की फ्रेंडशिप्स में, जो कि टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स है, इट्स नॉट अबाउट लड़कों की या लड़की की फ्रेंडशिप्स, इट्स अबाउट टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स। उनमें लड़के इमोशनली इस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वेराज मेरा ये मानना है कि एक लड़के की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बस एक लड़का ही उसको दे सकता है दूसरा, और एक लड़की की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक दूसरी लड़की ही दे सकती है। हम एक दूसरे को सुन सकते हैं, एक दूसरे के साथ एम्पैथाइज कर सकते हैं, बट क्योंकि हमारी दुनियाएं बहुत अलग हैं, सो वी डोंट हैव सॉल्यूशंस फॉर ईच अदर। इसीलिए लड़कों को लड़कों के साथ इस तरीके से ओपन होना चाहिए कि वो एक दूसरे के सामने वो बातें शेयर करने से घबराए ना। और लड़कियां तो ऑलरेडी कर ली हैं, बिकॉज दे आर नेचुरली इमोशनली इंटेलिजेंट। भाई वो होता ही है, थोड़ा उनका EQ ज़्यादा होता है लड़कियों का हमसे। इसलिए ऐसा देखा गया है कि फीमेल फ्रेंडशिप्स ज्यादा फ्रेजाइल होती हैं, ज्यादा आसानी से टूटती हैं। अगर दो लड़कियां काफी समय से मिल नहीं पाई हैं, बात नहीं कर पाई हैं, तो उन्हें महसूस होता है कि अब वो क्लोज नहीं रही, और अगर ये इंटीमेसी ना हो तो ये दोस्ती भी खत्म हो जाती है। जबकि आदमियों के केस में इसका उल्टा है। आदमी अपने दोस्तों के साथ कई महीनों तक, इवन कई सालों तक अगर बात भी ना करे, तब भी वो कहेंगे कि हाँ ये मेरा अच्छा दोस्त है। ये कॉन्वर्सेशन शायद तुमने कभी कार में या बसों में बैठ के सुने होंगे कि सर्कल में कोई एक फ्रेंड होता है जिसके लिए सब डिसाइड करते हैं कि भाई इसको बैठने दे, फिर इसके मजे लेंगे। कोई तो ऐसा होना चाहिए जिसके हम मजे ले पाएं। तो वो उसको इल्यूजन देते हैं फ्रेंड्स होने का, बट वो उसके फ्रेंड्स होते नहीं। लड़के गधे होते हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते। फॉर
अ लॉट ऑफ द ईयर्स, यंग ईयर्स ऑफ देयर लाइफ, तो उनको नहीं पता चलती ये चीज़ और वो सोचते रहते हैं ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे दोस्त हैं। और इस चक्कर में क्योंकि अब जिनको वो दोस्त समझ रहा है उनसे ही सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो डिप्रेशन किक इन होना शुरू हो जाता है। वेयर एज इन केस ऑफ विमेन, लड़कियां बहुत इंट्यूटिव होती हैं। वो एक लड़की को अपना दोस्त बोलेंगी पर पीठ घूमते हुए कह देंगे कि ये ना मेरे बारे में गलत बोलती है, ये कुतिया, ये काइंड ऑफ वाली चीज़ ये लड़कियों में होती है। तो इसलिए उनकी फ्रेंडशिप शायद लास्ट नहीं करती, क्योंकि उनको पहले दिन से पता होता है कि ये मेरी दोस्त नहीं है। एक 1988 की ये स्टडी है जिसमें बताया गया है कि औरतें दोस्ती में बात करना चाहती हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स शेयर करना चाहती हैं, जबकि आदमियों के लिए वही कॉमन एक्टिविटीज, साथ में कोई खेल खेलना या फिर इकट्ठे बैठकर शराब पीना या फिर कोई मूवी देखने चले जाना साथ में। सवाल यहाँ पर यह है कि मर्दों के साथ ऐसा क्यों है? वही बात है ना, लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो वो इस चीज़ को ऐसे सोचते ही नहीं है कि यार जब मेरा बुरा टाइम आया है तो मेरा फ्रेंड मेरे लिए अवेलेबल क्यों नहीं है उस तरीके से, मेरी प्रॉब्लम को इतना फालतू क्यों ट्रीट किया जा रहा है। वो कभी ये बैठ के बात सोचते ही नहीं, क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहा है भाई, दोस्त तो ऐसे ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि औरतों में डिप्रेशन नहीं होता। इनफैक्ट ज्यादातर देशों में अगर आप डिप्रेशन का डेटा देखोगे तो औरतों में डिप्रेशन डायग्नोसिस के हायर रेट्स हैं। WHO ने स्टडीज को कोट करते हुए बताया कि डिप्रेशन औरतों में आदमियों के मुकाबले 50% ज्यादा कॉमन है, लेकिन आत्महत्या से ज्यादातर मेल्स मारे जाते हैं। मेंटल हेल्थ फाउंडेशन ने 2500 ऐसे लोगों पर सर्वे किया जिन्हें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स थी। इनमें से 28% मेल्स ने कहा कि उन्होंने मेडिकल हेल्प लेने की कोशिश नहीं करी है। यही नंबर फीमेल्स के लिए सिर्फ 19% था। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पता है। थेरेपी में जाने से तुम्हारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। मुझे समझ नहीं आता कि क्यों थेरेपी को ऐसे ट्रीट किया जाता है कि भाई वहाँ तो पागल लोग जाते हैं। भाई थेरेपी में पागल लोग नहीं जाते, थेरेपी में परफेक्टली नॉर्मल लोग जाते हैं जिनको साइकोलॉजी का ज्ञान नहीं होता। यू बेसिकली गोइंग देयर फॉर अ क्रैश कोर्स ऑन साइकोलॉजी। ऐसे समझ लो कि अगर तुम्हें कोई चोट लगेगी तो तुम जाओगे ना, पट्टी करवाने जाओगे। अगर कोई हड्डी की चोट है तो फ्रैक्चर है तो उसको ठीक करवाओगे, फिर उसका रीहैब होगा, रीहैब के लिए डॉक्टर के पास जाओगे, नहीं तो यू विल फाइंड योरसेल्फ अ गुड फिटनेस ट्रेनर जिसको रीहैब का नॉलेज हो। वैसे ही जब दिमागी चोट लगी है, इमोशनल लेवल पे तुम्हें चोट लगी है, एक ट्रॉमा मिला है, तो वो फिजिकल चोट से कितना ज़्यादा लेवल पे डेंजरस है ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। क्योंकि शायद एक बहुत बढ़िया डांसर है, उसकी टांग कट गई एक्सीडेंट में, उसके पास जीने की इच्छा शायद रह जाए। अगर यहाँ चोट लग जाए ना तो इंसान खत्म है, वो अपना जीवन ही खत्म कर देगा। अब चाहे वो बॉडी पूरी इंटैक्ट हो पर उसमें जान नहीं है। दैट्स हाउ डेंजरस इट इज। मेंटल हेल्थ इश्यूज को ज़्यादा सीरियसनेस के साथ तुम्हें ट्रीट करना चाहिए। इट्स नॉट अ जोक। तो अगर तुम 5 थेरेपी सेशन से एक थेरेपिस्ट से लेते हो बैठ के और वो एनालाइज करके तुम्हें प्रॉब्लम बताता है तुम्हारा, और तुम्हें ये भी बताता है कि फ्यूचर में इन चीज़ों के साथ टैकल कैसे करना है। सिंपल चीज़ें, जर्नलिंग, मेडिटेशन, हाउ टू रेगुलेट योर इमोशंस, हाउ टू टॉक अबाउट योर इमोशंस, तो तुम्हारे पास लाइफ लॉन्ग एक सोल्यूशन है जो ना ही बस तुम्हारे लिए काम करेगा बट आने वाली तुम्हारी फ्यूचर जनरेशन, तुम्हारे बच्चों को हेल्प करेगा। और इसी चीज़ को सबसे कम इंपॉर्टेंस दी जा रही है हमारी सोसाइटी में। दैट्स हाउ मेस्ड अप आवर ब्रेन्स आर। हमें शर्म आती है चीज़ करने में। हमें लगता है भाई मेरी तो ईगो को चोट लग जाएगी, मैं खुद क्यों नहीं हैंडल कर पा रहा। यू नो सबसे मैस्कुलिन चीज़ क्या होती है कि जब तुम हारे हो ना, उस हार को एक्सेप्ट करना। रीड अबाउट स्टोइसिज्म, रीड अबाउट बुद्धिज्म। सबसे पहली चीज़ जो होती है ना ग्रोथ की तरफ चलने के लिए, वो ये एक्सेप्ट करना होता है कि आज मैं गलत हूँ, आज मैं हार गया। ओनली देन विल यू बी एबल टू सीक हेल्प। फिर तुम किसी से हेल्प मांग पाओगे, चाहे वो किसी से भी हो। और कहीं ना कहीं से तुम्हें रास्ता, दैट्स हाउ द यूनिवर्स इज बिल्ट, कहीं ना कहीं से तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। जिस दिन तुम्हारी एनर्जी इस तरीके से चेंज होगी, तुम्हें हेल्प करने वाला इंसान मिल जाएगा। ट्रेडिशनली ये जो स्टेम करियर्स थे, स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इन्हें औरतों के लिए टैबू माना जाता था। लेकिन आज के दिन हमारे पास उदाहरण है कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जैसे, जो स्पेस में गई 2021 में। कल्पना चावला का तो उदाहरण हमारे पास तब से है जब मैं छोटा था। मुझे याद है हम अपने साइंस एग्जीबिशंस में रॉकेट्स वगैरह बनाते थे और उस पर कल्पना चावला की फोटो लगाते थे। तो ये बात तो हमें हमेशा से ही पता है, पर पता नहीं क्यों वो एजुकेशन सोसाइटी के कभी काम नहीं आती समहाउ। इट्स जस्ट सैड। इंडियन मैथमेटिशियन नीना गुप्ता को अलजेब्रिक ज्योमेट्री में उनके काम के लिए बट हाँ, कुछ चीज़ों में मेल्स से कंपेयर नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहता कि औरतें नहीं हो सकती टफ जॉब में, बट एट द सेम टाइम देर आर सर्टन जॉब्स जिनमें लाइफ का रिस्क होता है, जिनमें फिजिकली जो बहुत ज़्यादा टैक्सिंग होती हैं। एक होता है कि मैथमेटिक्स करना, येस इट्स टफ, बट एक्सेप्शनली कोई एक लड़की निकल के आएगी जो लड़कों की तरह मैथ्स में अच्छी होगी। सेम वे मैथमेटिक्स में शायद कोई बहुत ख़राब हो सकता है लड़का। सो देर आर ऑलवेज दोज केसेस, बट फिजिकली जहाँ पे जॉब टैक्सिंग हो जाता है ना,
वहाँ पे वो एक्सेप्शन भी बहुत एक्सेप्शनली निकलता है कि एक लड़की आर्मी जैसी जगह में या ऐसे किसी फोर्स में काम कर रही हो, क्योंकि वहाँ पे यू नीड दैट काइंड ऑफ रिफ्लेक्स, दैट फेरोसिटी, जो कि एक फीमेल बॉडी और ब्रेन मेल का मैच नहीं कर पाता। तो वहाँ पे प्लेइंग फील्ड जो है वो इक्वल नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी भाई। हर चीज़ में बराबरी पकड़ना आदमियों का औरतों से और औरतों का आदमियों से सही नहीं है भाई। दोनों के बिना ही जीवन पॉसिबल नहीं है। वी बोथ कंप्लीट ईच अदर। तो इसको जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतना अच्छा है, लड़ने की जगह एक दूसरे से। जो काम कुछ लड़कियां कर सकती हैं लड़के नहीं कर सकते, और लड़के कर सकते हैं कुछ ऐसे काम है जो लड़कियां नहीं कर सकती। इट्स दैट सिंपल। नर्स शब्द का जब मैं इस्तेमाल करता हूँ आपके दिमाग में एक फीमेल की इमेज आती होगी। मेल्स को अलग से मेल नर्स कहकर बुलाना पड़ता है। 2021 में अमेरिका में सिर्फ 13.3% रजिस्टर्ड नर्स मेल्स थे। 2019 में यूके में सिर्फ 11% नर्सिंग स्टाफ मेल था। जापान में सिर्फ 4.9%, चाइना में सिर्फ 1% और इंडिया में सिर्फ 20% नर्स मेल थे। बाकी देशों से बेहतर है, लेकिन यहाँ भी इतना बड़ा जेंडर गैप है। करियर के यार मेरे ख्याल से ना इसमें एक डिमांड फैक्टर भी आ जाता है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में ना मेल नर्सेज ना थोड़े जल्लाद होते हैं। ठीक है, साले बैंडेजेस ऐसे फाड़ेंगे वूंड पे से जैसे भाई बंदे को अगले को दर्द ही नहीं होता, बिल्कुल ही बेरहम। मेल नर्स होना प्रॉब्लम नहीं है, जल्लाद होना प्रॉब्लम है भाई। होना तो एक आदमी के लिए पाप जैसा है। कोई लड़की डेट नहीं करेगी, कोई शादी का रिश्ता नहीं आएगा। 2012 में इट्स जस्ट लंच नाम की एक डेटिंग सर्विस ने एक स्टडी की जिसमें पाया कि 66% मेल्स ने कहा कि वो एक बेरोजगार औरत को डेट कर सकते हैं। लेकिन यही चीज जब औरतों That's hypogamy. That's just hypogamy. That's biology. से पूछी गई तो सिर्फ 25% औरतें एक बेरोजगार आदमी को डेट करने के लिए ओपन थी। Bro, because that's hypogamy. There's nothing to complain about. ये एक बेसिक नेचर है मेल्स और फीमेल्स का। Men usually feel secure मैरिंग डाउन, एज इन वो जब एक मेट ढूंढने निकलेंगे तो वो नहीं चाहेंगे कि वो सोशल स्टेटस में या किसी भी तरीके से उनसे ज़्यादा ऊपर हो। वेयर एज हाइपरगमी इज़ बेसिकली लुकिंग अप, कि आप अपने से ऊपर के इंसान से शादी करना चाहते हो। ये मैं अपने वो दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह वाले वीडियो में भी शायद एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक लक्ष्य चौधरी पे मैंने रिएक्ट किया था, तो वो तुम देख लेना। बट दैट्स जस्ट बेसिक बायोलॉजी भाई, यू कैन नॉट गो अगेंस्ट दिस। ये सोसाइटल कंडीशनिंग नहीं है, ये नेचर का कंडीशनिंग है। बाय नेचर हम ऐसे बिल्ट हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और अगर आप उस नेचर के अगेंस्ट जाओगे तो आप आने वाले वक्त में अपने लिए ही ट्रबल्स क्रिएट कर लोगे। तो नेचर ने जिस चीज़ को जैसा बिल्ड किया उसको वैसे ही फेयर मान के और सॉल्यूशन सीख करने शुरू करो, अपने आप को इंप्रूव करना शुरू करो, इंस्टेड कि तुम उल्टी गंगा बहाने की कोशिश करो कि हम लड़कियों को लड़कों जैसा बनाएंगे और लड़कों को लड़कियों जैसा वल्नरेबल। नॉट गोइंग टू हैपन। कितना भी घोड़े खोल लेना, नहीं होगा। जब डेटिंग के लिए ही कोई राजी नहीं है तो शादी तो बहुत दूर की बात है। सोशियोलॉजिस्ट अलका बासु और स्नेहा कुमार ने एनएफएचएस डेटा को एग्जामिन किया और अनएम्प्लॉयमेंट और डिलेड मैरिज में एक क्लियर कट कनेक्शन देखने को मिला। शादी के लिए सिर्फ एक एम्प्लॉयड आदमी काफी नहीं है, बल्कि एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो ज्यादा कमाता हो। लेकिन ज्यादातर औरतों को एक ऐसा हस्बैंड चाहिए जो उनसे ज्यादा कमाता हो। ये एक बहुत ही परसिस्टेंट डिमांड है, और बात केवल औरतों की डिमांड की नहीं है। बहुत से मेल्स खुद ही इस चीज से कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। अगर मैं आज कोई अगर लड़की देख रही है और उससे मैं पूछूं कि क्यों चाहिए तुम्हें अपने से लंबा लड़का, बहन तुम हो 5 फुट की, ठीक है, तुम्हें ऐसे ऊपर देखना पड़ेगा, तो तुम्हें क्यों 6 फुट 1 6 फुट 2 का बंदा चाहिए? वो पता तुम्हें क्या बताएंगी? मेरी प्रेफरेंस है ब्रो, मैं कुछ भी चाहूँ। दे डोंट नो द लॉजिक बिहाइंड इट, बट द ओनली थिंग एक्सप्लेनिंग दिस इज हाइपोगमी। उनका ब्रेन वायर्ड है ये सोचने के लिए कि अ मैन हुज टॉलर, जो मेरे से डबल ट्रिपल है साइज में और उसका फ्रेम ह्यूज है मुझसे, वो मुझे प्रोटेक्ट कर पाएगा। शायद वो 6 फुट 1 का आदमी ना खोखला हो, शायद वो 5.5 फुट के लड़के का एक मुक्का पड़ते ही सो जाए, पर वो इल्यूजन जो है वो जो क्रिएट होता है लड़की के दिमाग में कि भाई ये स्ट्रॉन्ग आदमी है, ही उसके पास ज़्यादा मसल मास है, ज़्यादा उसका वाइड बोन स्ट्रक्चर है, तो वो मुझे प्रोटेक्ट कर पाएगा। स्पेशली व्हेन टॉल गाइज हग गर्ल्स, तो वो ऐसे पूरा समा जाती हैं उनके हग्स में बिल्कुल ही, तो उनको बड़ा प्रोटेक्टेड सा सेफ सा फील होता है। दैट्स दी ओनली रीज़न। ये ट्रिगर्स यहाँ हैं सबकॉन्शियस में, इनका कोई लॉजिक नहीं है अगर आप इस तरीके से ढूंढने निकलोगे तो। पर अगर आप हाइपोगमी समझो तो आपको समझ आएगा
क्या रीजंस हैं इसके पीछे. एंड फॉर द सेम रीजन मोस्ट ऑफ द मेन आर नॉट अट्रैक्टेड टू वुमेन टॉलर देन देम. दैट्स द ओनली रीजन. अब जरा सोच कर देखिए दोस्तों, जब लो पेइंग करियर चुनना ही आदमी के लिए इतना मुश्किल है, तो फिर आदमी का होम मेकर बनना, घर पर काम करना कितना मुश्किल होगा. माँ जैसा बनना चाहता हूँ. कौन थी तेरी मॉम यार? She was a housewife. पागल हो गए हो तुम? मर्द हो तुम? अगर भूल गए हो तो अंदर जाकर चड्डी उतार के एक बार चेक कर लो. आपने बहुत सारी औरतों को देखा होगा जो हाउसवाइफ्स के तौर पर काम करती है, लेकिन आज तक आपने किसी हाउस हस्बैंड को देखा है? औरतें बच्चों को रेस करने के लिए करियर में ब्रेक ले लेती है, उनकी तारीफ होती है और होनी भी चाहिए. लेकिन अगर एक आदमी ऐसा करना चाहे, फुल टाइम डैड बनना चाहे, तो क्या उसके पास ये ऑप्शन है? चाहे आप समाज की बात कर लो, प्राइवेट जॉब की या किसी सरकारी नौकरी की, ये जो चाइल्ड केयर लीव है ये सिर्फ औरतों के लिए होती है. सिर्फ कुछ गिनी चुनी डेवलप्ड कंट्री. भाई क्योंकि लड़की जब प्रेग्नेंट होती है और जब डिलीवर करती है, उसकी बॉडी पे एक टोल आता है. अगर तुम्हें नहीं पता भाई, मैं तुम्हें बता देता हूँ. लड़की की बॉडी हीट और पता नहीं क्या क्या कम हो जाता है बॉडी में से आफ्टर डिलीवरिंग अ बेबी. और कई बार तो साइड इफेक्ट्स परमानेंट होते हैं प्रेगनेंसी के. तो इट टेक्स अ टोल ऑन देयर बॉडी टू ब्रिंग अ न्यू लाइफ टू दिस वर्ल्ड. इस चीज को ऐसे समझो, इसीलिए उनको लीव ज्यादा लंबी दी जाती है. आदमी तो बच्चे को दूध नहीं पिला सकता ना. ये कैसी प्रोग्रेसिव सोच हुई जो कि नेचर को ही डिनाई कर दे रही है. आदमी बच्चे को कैसे दूध पिलाएगा भाई? मदर ही कर सकती है ये काम. मदर इज द वन हु हैज टू बी देयर फॉर द चाइल्ड. और जब मदर बच्चे के साथ बिजी है तो कमा के कौन देगा? ऐसे समझ लो कि गुफाओं के जंगलों के टाइम से दो आदमी इमेजिन करो. एक जो पड़ा रहता है, जो कहता है कि भाई मैं तो कुछ नहीं करूँगा, और एक जो हंट करता है. ठीक है, वो भाला पकड़ता है, हंट करने जाता है और जानवर मार के लाता है, और उसके पास एम्पल अमाउंट है आराम से सर्वाइव करने के लिए. उसने अपने लिए एक झोपड़ी बिल्ड की, तो वो बरसात से बचा हुआ है, वो धूप से बचा हुआ है. तो तुम्हें क्या लगता है, दो में से जो एक पड़ा हुआ है और कंप्लेन कर रहा है दुनिया के बारे में कि भाई दुनिया मुझे ऐसे एक्सेप्ट नहीं करती, और एक जो ये सब करने में लगा हुआ है, किसके चांसेस ज़्यादा होने वाले हैं एक मेट अट्रैक्ट करने के? इसीलिए ये टीचिंग्स दिए जाते हैं सोसाइटी में. तो इट्स नॉट सोसाइटल कंडीशनिंग, ये नेचर का कंडीशनिंग है. थ्रू एवोल्यूशन वी आर कंडीशन टू थिंक एंड बिहेव लाइक दिस. वही सेम चीज़ जॉब्स के साथ हो रही है. हाई पे मतलब ये इंसान ज़्यादा प्रोवाइड कर पाएगा, ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ दे पाएगा. ज़्यादा हाइट, वेल बिल्ट मतलब ये मुझे साथ में प्रोटेक्ट भी कर पाएगा. तो अगर एक आदमी दोनों एक साथ है तो उसके चांसेस अपने आप डेटिंग वर्ल्ड में ज़्यादा हो जाते हैं. एंड दिस इज वाई वुमेन पिक मैन लाइक दैट ब्रो. इट्स नथिंग टू कंप्लेन अबाउट, जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ. वॉरेन फारेल एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है जो मेंस इश्यूज और वुमेन्स इश्यूज पर 7 किताबें लिख चुके हैं. अपनी टेडेक्स टॉक में बताते हैं कि एक शख्स एक दिन उनके पास आए और उनको शुक्रिया कहा. वॉरेन के मेंस ग्रुप से उन्हें हिम्मत मिली थी. उन्होंने काम के प्रेशर में अपनी बीवी और बच्चों को इग्नोर किया था. डिवोर्स हो गया, दूसरी शादी हुई, उस शादी से बच्चा हुआ. अब वो चाहता था कि पहले की गलती दोबारा ना दोहराए, और वो अब फुल टाइम डैड बनकर इस बच्चे के साथ रहा. मेंस ग्रुप के साथियों ने उनकी पत्नी से बात करी और वो मान गई. ये शख्स थे द बीटल्स बैंड के लेजेंडरी सिंगर जॉन लेनन. इन्होंने अपने कई साल अपने बच्चे के साथ गुजारे और उनकी दूसरी पत्नी योको ओनो ने उस समय उनका बिजनेस संभाला. बॉक्सिंग चैंपियन. यार मतलब ठीक है, वो जस्ट बिकॉज जॉन लेनन है डजंट मीन कि वो हर चीज़ के साथ सही है, राइट? आई लव हिज वर्क, आई लिसन टू अ लॉट ऑफ हिज सॉन्ग्स एंड एवरीथिंग, बट एट द सेम टाइम लाइक आई सेड, इस दुनिया में एक्सेप्शंस होते हैं. तो ये दो एक्सट्रीम्स में हवर करना है, या तो बिल्कुल ही टाइम ना देना या बिल्कुल ही फुल टाइम देने बैठ जाना. हर इंसान ऐसे नहीं जी सकता. ज़्यादातर आदमियों को लाइफ में काम या पर्पस चाहिए होता है, और उसके बिना भी उनको डिप्रेशन के होना शुरू हो जाता है और वो चिड़चिड़े होने शुरू हो जाते हैं. सो दे वॉन्ट टू गो आउट, have their own time, have some time alone, maybe just working. हर इंसान के लिए ये एग्जाम्पल काम नहीं कर सकता. ये जस्ट एक एक्सेप्शन था जो आपने इतने वक्त में हिस्ट्री का एक उठा के और यहाँ रख दिया. तो ये चीज़ ऐसे काम नहीं करेगी. यहाँ मुझे डेफिनेटली डिसएग्री करना पड़ेगा. बेसिकली बात ये है कि कौन घर को संभालेगा और कौन काम करेगा, ये किसी कपल का आपसी फैसला होना चाहिए. कुछ इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारे मेंस इश्यूज और वुमेन्स इश्यूज आपस में जुड़े हुए हैं. ये इकट्ठे ही सॉल्व हो सकते हैं. जैसे हर किसी को वुमेन्स इश्यूज के स्ट्रगल्स में शामिल होना चाहिए, वैसे ही मेंस इश्यूज पर आवाज उठाना भी हर इंसान का फर्ज होना चाहिए, चाहे वो मर्द हो या औरत, अगर वो इक्वालिटी में यकीन रखते हैं तो. लेकिन आज के दिन हो क्या रहा है, जेंडर इक्वालिटी की लड़ाई ब्लेम गेम में बदल चुकी है. अतुल सुभाष के केस के बाद सोशल मीडिया पर ऐसी ढेर सारी पोस्ट देखने को मिली नफरत भरी. कई सारे लड़के जो कहते हैं कि सारी औरतें एक जैसी होती हैं. लोग सीरियसली ऐसे ट्वीट्स कर रहे हैं कि शादी ही मत करो, औरतों के साथ रिलेशनशिप में होना ही बकवास है, सिंगल ही खुश रहो. मैं तो
एम्ब्रेस बीइंग अ चिल। अब ये लड़के होते भी कैसे हैं सिग्मा मेल जिनकी मैं बात कर रहा हूँ? ऑब्वियसली ना यार, इनको क्या लाइफ का एक्सपीरियंस है, तो ऐसी बकवास ही पेलेंगे। क्योंकि ये 4 पॉडकास्ट देख लेते हैं भाई साहब, हमने फ्रेश एंड फिट देख लिया, 3-4 और पॉडकास्ट देख लिए जहाँ पे ओनली फैंस की लड़कियों को, और मतलब बहुत ही विजिबली डम लड़कियां होती हैं वो, जो जिनसे आप दिमाग की बात एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उनको बिठा के वो ऐसे सवाल पूछते हैं जो उनको डेफिनेटली नहीं पता होंगे। कई बार उनको नॉर्मल बातें भी नहीं पता होती, क्योंकि उनके ऑब्वियसली उनका एक मोरल कंपस जो है वो बिगड़ा हुआ है, उनकी लाइफ में उनको कोई गाइड करने वाला नहीं था, और अब वो ओनली फैंस पे अपनी इज्जत बेच रही है $5-5 में। ऐसी लड़कियों को बिठा के वो बेसिकली अपने पॉडकास्ट में बेइज्जती उनकी करते हैं, और लड़के उनको देख के ये सोचते हैं कि वाह भाई, क्या सबक सिखा दिया भाई इसने उस लड़की को। बड़ा चिल गाय हूँ। दूसरी तरफ जब क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन की बात होती है तो कई सारी औरतें भी ऐसे ट्वीट्स करने लग जाती हैं कि ऑल मेन आर टू ब्लेम, कि सभी मर्दों की गलती है, सारे ही मर्द एक जैसे होते हैं, सभी पर शक किया जाना चाहिए। इस प्रॉब्लम का समाधान एक दूसरे पर उंगली उठाना नहीं है, देश की आधी पॉपुलेशन को अपने से दूर कर देना नहीं है, बल्कि इसका सलूशन इसका उल्टा ही है, साथ में मिलकर काम करना, अच्छे इंसानों को पहचानना और ट्रस्ट और प्यार को बढ़ावा देना। शादी करते वक्त अगर आप दूसरे की कास्ट देखकर, रिलीजन देखकर, पैसा देखकर शादी कर रहे हो तो हैरान मत होना जब आगे जाकर इन्हीं वैल्यूज को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। तो शादी करने का बेसिस होना चाहिए कि आप दूसरे से कितना प्यार करते हो, उन्हें कितना पसंद करते हो, उन्हें कितना ट्रस्ट करते हो और साथ में कितना फिट बैठते हो। दैट्स वेरी ट्रू। तुम्हें कभी भी ये चीज़ें कंपेयर ना करके, अगर तुम्हें जेन्युइनली हैप्पी लाइफ चाहिए तो ये सब बोलना छोड़ दो, पर सोसाइटी भाई ऐसे दुनिया नहीं चलती, भाई देखना पड़ता है समाज का भी, ये सब बातें बोलना छोड़ दो भाई, नहीं तो तुम्हारा जीवन ना ऐसी मुसीबत में ही कटेगा। इंसान के साथ तुम्हारा लाइफस्टाइल, तुम्हारे फूड चॉइसेस, बच्चों को पेरेंट कैसे करना है, लाइफ में क्या करियर होना चाहिए, कितना कमाई चाहिए, कितना बड़ा घर चाहिए, क्या गोल्स हैं, ये सब डिस्कस करो। फालतू बातें डिस्कस मत करो, तुम्हारी कास्ट, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारा ज़ोडिएक साइन, ये वो ऐसे वैसे फालतू बातें हैं भाई। डिस्कस ये करना चाहिए कि हमें एक साथ ग्रो कैसे करना है, हम दोनों के सपने अलाइन हो रहे हैं कि नहीं, और उन सपनों को अचीव करने के पाथ्स अलाइंड है कि नहीं है। तो ये चीज़ें डिस्कस करो भाई लाइफ में। शायद टाइम लग जाए, बहुत सारे लोग फिल्टर आउट हो जाएं इस प्रोसेस में, और तुम्हें मोमेंटरीली ऐसा लगे कि भाई इस प्रोसेस ने तो मेरे लिए सारी दुनिया के मैचेस ख़त्म कर दिए हैं, बट तुम्हें बस एक बार तुक्का लगना चाहिए, ध्यान रखना, और वो लगेगा, गारंटी है। जस्ट बिल्ड योर सेल्फ अप और तुम्हारे लिए ऑप्शंस बढ़ते जाएंगे, दैट्स इट। लोगों को पसंद करते वक्त उनके अच्छे नेचर, उनकी अच्छी क्वालिटीज को देखो। ऐसा करोगे तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चांस है कि आगे जाकर आपको कोई एंड इट्स ऑल्सो फॉर द फादर्स। आप लोग ये जो सरकारी नौकरियां और ये सब प्रायोरिटाइज करते हो ना, और अपनी लड़की को आप पापा की परी बना के रखते हो कि उसको लाइफ का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, उसको कोई घर का काम नहीं आता, एंड यू फ्लेक्सिंग दिस इन सोसाइटी कि अरे हमने तो अपने लड़कियों को बड़े नाजों से पाला, उसको घर का कोई काम नहीं आता। सर ये फ्लेक्स नहीं है, यू हैव फेल्ड एट पेरेंटिंग योर चाइल्ड। कल जो लड़का अपना करियर बिल्ड कर रहा है ना, वो यंग लड़का तुम्हारा लेवल और तुम्हारा घर और तुम्हारा पैसा मैच नहीं कर पाएगा, और जब वो नहीं कर पाएगा तो ये लड़की तुम्हें उस चीज़ से कंपेयर करेगी, उस लड़के को, वहीं से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। मैं एक बार को तुम कह सकते हो भाई आप जिन चीज़ों का ज्ञान दे रहे हो आपको क्या ही अकल इन चीज़ों के बारे में। भाई मैं बस अपने ऑब्जर्वेशन से बात कर रहा हूँ, जो मैं अपने आसपास देख रहा हूँ। कहीं ना कहीं लड़कियों की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के पीछे ना मूवीज़ के ड्रामाज नहीं है, उनके अपने बाप और भाई हैं। एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपकी शादी की फाउंडेशन ही पैसे पर खड़ी हुई है तो ये कोई हैरानी की बात नहीं कि आगे जाकर पैसे के ही नाम पर आपको ठगा जाएगा, एक्सप्लॉइट किया जाएगा। और ये चीज लड़का लड़की दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ऐसे लोगों को पहचानना सीखो जिन्हें आप ट्रस्ट कर सको। जितना ज्यादा लोग इस बात को समझेंगे उतना ही कम हमें निर्भर करने की जरूरत पड़ेगी हमारे खराब लीगल जुडिशियल सिस्टम पर और खराब करप्ट सरकारी सिस्टम पर। लेकिन इन खराब सिस्टम्स का सोल्यूशन भी साथ में ही मिलेगा, क्योंकि सिस्टम की प्रॉब्लम्स कानून से कम और कानून की इंप्लीमेंटेशन से ज्यादा रिलेटेड है। अतुल सुभाष का केस हो, पुणे पोर्शे का केस हो, या BMW रोड एक्सीडेंट का केस हो, या आरजीकर हॉस्पिटल का केस, ये सभी केसेस इस एक खराब सिस्टम की निशानी है जिसे हमें साथ में मिलकर सुलझाना होगा। मैन ही इज़ वेरी राइट अबाउट दिस। अगर आप सरकार के भरोसे बैठे हो ना ये सोच के कल ये कुछ इंप्रूव कर देंगे और तब हमारा जीवन इंप्रूव होगा, फिर तो हो गया भाई। जस्ट स्टार्ट विद योर सेल्फ, ठीक है। दुनिया का कचरा साफ करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने कमरे का कर लो, अपने घर का कर लो, दैट्स मोर देन इनफ। और सब लोग ऐसे ही करेंगे तो दुनिया में अपने आप ही कचरा कम हो जाएगा। मैं बस ये कह रहा हूँ, किसी और के भरोसे मत बैठो, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भरोसा करके मत बैठो कि अचानक से ये दुनिया चेंज हो जाएगी या कोई ऐसा लॉ आ जाएगा जो आदमियों को फेवर करेगा। दीज थिंग्स टेक टाइम, शायद हो शायद कभी भी ना हो। व्हाट्स इन योर कंट्रोल राइट नाउ इज वर्किंग ऑन योर सेल्फ, सो जस्ट डू दैट एंड आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। पीस।